आज की कहानी है नैन्सी की। नैन्सी के पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो किसी भी मर्द को 7वें आसमान तक पहुंचा सकती है और उसकी इसी स्किल की वजह से पूरा गांव नैन्सी के साथ घपाघप करना चाहता है। तो कहानी की शुरुआत होती है गांव के बाहर वाले जंगल से, जिसमें एक ट्री हाउस के ऊपर नैन्सी नाम की लड़की खुदाई करवा रही थी और वहीं से थोड़ी दूर पर नैन्सी का अंकल एक डायरी में उसके क्लाइंट्स का नाम लिख रहा था। मतलब नैन्सी घपाघप वाले धंधे में थी और उसका अंकल ही दलाल बना हुआ है। तो जंगल में मंगल करने के बाद नैन्सी ने अपने बड़े बड़े सुंदर तरबूजों को कपड़ों के अंदर छुपाया और अपने अंकल के साथ नेक्स्ट क्लाइंट के साथ मीटिंग पर निकल पड़ी। अब दिन में इतनी खुदाई के बाद जाहिर है कि नैन्सी की गुफा सुरंग हो चुकी होगी, फिर भी उसके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है। तो मैं और आप अच्छे से समझ ही सकते हैं कि नैन्सी के पास किस तरह के स्किल्स होंगे। अब शाम में नदी में नहाने के बाद नैन्सी अपने अंकल के साथ खूब सारा सामान लेकर आई। तब हमें पता चला कि वो सब बहुत ही गरीब है। साथ ही में हम नैन्सी की छोटी बहन मिशा और अंकल का बेटा यानी नैन्सी का कजिन दिमित्री से भी मिले, जो इतना सारा खाना देखकर बहुत ही खुश थे। डिनर वगैरह करने के बाद दारू की बाटली लेकर अंकल हिसाब करने बैठे हुए थे। तभी वहाँ दिमित्री आया। मतलब नैन्सी और उसका फादर क्या काम करते हैं उसका पूरा आइडिया दिमित्री को था। इस काम में काफी खतरा भी था, इसीलिए दिमित्री ने अपने फादर को एक उस्तरा भी दिया ताकि जब वो बुरे हालात में फंसे तो उसका इस्तेमाल करके खुद को बचा सके। तो बाबा की बाटली से 2 घूंट दारू मारने के बाद दिमित्री नैन्सी से मिला, जो अभी अच्छे से नहा रही थी क्योंकि थोड़ी ही देर में उसे एक और क्लाइंट से मिलने गोडाउन में जाना था। तो भाई बहन वाली बातें करने के बाद अंकल नैन्सी को मस्त टिप-टॉप में रेडी करवा कर सुबह सुबह अपने क्लाइंट से मिलवाने ले गया। उस क्लाइंट ने अपने गोडाउन के अंदर नैन्सी के गोडाउन के अंदर ऐसा घोड़ा दौड़ाया कि नैन्सी चिल्ला उठी। अब इस दौरान अंकल गोडाउन के बाहर खड़े होकर दारू पी रहे थे, लेकिन जब नैन्सी का चिल्लाना चीख में बदल गया तब अंकल गोडाउन के अंदर आए और उस क्लाइंट को रुकने के लिए बोला, पर वो क्लाइंट रुकने वाला कहाँ था। फिर भी जैसे तैसे नैन्सी अपने अंदर से उस क्लाइंट के हथियार को निकाल अंकल के पास जाने में सफल रही, जिसके बाद उस क्लाइंट ने अंकल को सिर्फ हल्का सा धक्का ही दिया था कि तभी अंकल की गर्दन उस उस्तरे से कट गई जो दिमित्री ने उन्हें दिया था। अब मौके पर ही अंकल सस्ते में ऊपर के लिए निकल गए, जिसके बाद से पूरे घर में मातम वाला माहौल छा गया। अब धीरे धीरे करके उनके पैसे भी खत्म हो रहे थे, पर अभी भी अंकल के फोन पे क्लाइंट्स का फोन आया जा रहा था। तब मजबूरन नैन्सी को उन क्लाइंट्स का फोन अटेंड करना पड़ा जो उसे मीटिंग के लिए बुला रहे थे, पर नैन्सी अकेले नहीं जा सकती थी, इसीलिए दिमित्री उसके साथ जाने का फैसला करता है। तो नैन्सी जंगल में अपने क्लाइंट्स के शेर को अपनी गुफा में घुसवा रही थी और दिमित्री डायरी में अंकल की तरह हिसाब किताब करते हुए अलग क्लाइंट से बुकिंग कर रहा था। रात तक खुदाई करने के बाद जब दिमित्री नैन्सी के साथ घर जा रहा था तब नैन्सी को एक क्लाइंट के बारे में याद आया जो उसे बहुत सारे पैसे देने वाला था। तो ये दोनों उस आदमी के पास गए तो पता चला कि वो आदमी इस गांव का लाला है। लाला मतलब गांव का सबसे अमीर आदमी। लेकिन लाला की एक समस्या ये थी कि उसका बेटा जूसवा मीठा था और वो चाहता है कि जूसवा मर्द बने। तो उसकी मर्दानगी बाहर निकलवाने के लिए उसने नैन्सी को बुलाया। तो नैन्सी को इस काम करने के साथ ये बात भी राज रखनी होगी कि जूसवा एक गे है, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिले। लेकिन कमरे में अंदर जाते ही जूसवा ने नैन्सी के साथ बिस्तर शेयर करने से मना कर दिया। तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि नैन्सी चिल्लाने की आवाज निकालेगी ताकि सबको लगे कि जूसवा जबरदस्त खुदाई कर रहा है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। लाला ने नैन्सी पर भरोसा करके ये यकीन कर लिया कि उसका बेटा अभी भी मर्द है। यही पैसे वैसे लेने के बाद दिमित्री नैन्सी के साथ घर वापस लौट आया था। अगले दिन से दिमित्री ने गाँव के पूरे लोगों में नैन्सी के लिए प्रचार कर दिया, जिससे बहुत सारे लोग नैन्सी के झील में डुबकी लगाने आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छे खासे पैसे भी उनके पास आने लगे थे। तभी एक दिन उनके इस बिजनेस के बारे में पुलिस ऑफिसर सैमुअल को पता चला, तो वो तुरंत दिमित्री से मिला और अपना कमीशन सेट किया, जिसके बाद उसने भी नैन्सी के मुलायम जिस्म की सवारी की और इतनी स्मूथनेस उसे आज तक नहीं मिली थी। यही सैमुअल ने दिमित्री से अपने कांस्टेबल के साथ घपाघप करने को बोला। मजबूरन दिमित्री को भी ये करना पड़ा और इस दौरान उसे काफी बार वॉमिटिंग भी हुई क्योंकि दिमित्री स्ट्रेट था। अब ये सब होते हुए 2 महीने गुजर जाते हैं और अब दिमित्री भी गाँव की औरतों के साथ मीटिंग्स लेने लग गया था। अब दोनों स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर ने मिलकर टैबू फैमिली बना ली है। ऐसे ही एक औरत को खुश करने के बाद दिमित्री नैन्सी के साथ घर जा रहा था, तभी उन्हें रास्ते में सैमुअल मिला, जिसने उन दोनों से अपना कमीशन लिया और आगे बढ़ गया। अगले दिन नैन्सी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो दिमित्री ने उसे कंबल ओढ़ाया और खुद दवाइयाँ लेने बाहर चला गया। इसी दौरान सैमुअल भी गाँव के चक्कर काट रहा था, तो उसे यंग लड़की दिखी जो कॉलेज से घर जा रही थी। अब सैमुअल को वो लड़की भाग गई थी, इसीलिए वो उसके पीछे लग गया। अब वो लड़की घर पहुंचकर अपने कपड़े चेंज करती है और ये सब कुछ सैमुअल चोरी छुपे खिड़की से देख रहा था। वहीं दूसरी ओर सैमुअल का कांस्टेबल दोस्त दारू की भट्टी पर फुल नशे में था। दिमित्री ने उसे खुदाई के लिए अकेले में बुलाया, लेकिन वो इतने नशे में था दिमित्री को कुछ करना ही नहीं पड़ा। बड़े आराम से ही उस कांस्टेबल के वॉलेट में से पैसे और उसकी महंगी घड़ी अपने साथ ले जाता है। अब उस घड़ी को बेचकर दिमित्री ने दवाइयों का इंतजाम कर लिया था और दवाई लेते ही नैन्सी की हालत में सुधार होने लगी
तो नैन्सी के बीमार होने की वजह से दिमित्री को काम करना पड़ रहा था। इसीलिए नैन्सी का ख्याल रखने के लिए दिमित्री ने जोशुआ को बुला लिया। जोशुआ भी बड़े प्यार से दिमित्री का ख्याल रख रहा था। वहीं दूसरी ओर दिमित्री ने कांस्टेबल से चुराई हुई घड़ी को बेचा नहीं था, उल्टा उसे पहन रखा था। इस वजह से वो इजीली सैमुअल की नजर में आ गया था। फिर सैमुअल ने कांस्टेबल के साथ मिलकर उसे फुल मारा और उसके बाद उसे जेल में डाल दिया। उसी लॉकर में दिमित्री को वो स्कूल वाली लड़की भी दिखी जिसे सैमुअल ने किडनैप कर रखा था, पर अभी तक उसने उस लड़की को छुआ नहीं, क्योंकि सैमुअल उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी मर्जी के साथ ही उसे खुदाई करनी, यानी इनडायरेक्टली सैमुअल उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। उधर दूसरी ओर दिमित्री के ना आने से घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था। और तो और जनरल स्टोर वालों ने नैन्सी को उधार देने से मना कर दिया था, तो कमजोरी की वजह से नैन्सी घर में ही बेहोश हो जाती है। वैसे घर पे अभी उनकी छोटी बहन मीशा भी थी, जिसने जैसे तैसे करके नैन्सी को होश में लाया। वहीं दूसरी ओर जेल में दिमित्री ने उस लड़की से बात की तो हमें उसका नाम पता चला, जो कि अमाया था। अमाया ने दिमित्री से हेल्प मांगी, पर दिमित्री की तो खुद की लगी पड़ी थी। अब वहाँ उनकी बातें सुनकर सैमुअल गुस्से में आया और अमाया के अंदर खौफ बनाने के लिए उसने उसके सामने ही दिमित्री की कुटाई कर दी। और तो और उसने दिमित्री को समझाया भी कि अगर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा तो जिंदा रहेगा। तभी वहाँ सैमुअल का एक दोस्त आया, जिसकी बातों में आकर सैमुअल ने अमाया के कपड़े चेंज करवाए और उसके संतरों को भी टच किया। अब ये सब देखकर दिमित्री को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता। रात में जब सैमुअल ने वापस दिमित्री को जेल में डाला तो दिमित्री ने अमाया को संभाला। दूसरी तरफ सैमुअल को दिमित्री की डायरी मिल गई, जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था, तो वो उसे लेकर दिमित्री के पास आया और उससे उसके क्लाइंट्स के बारे में पूछा। फिर जेल से छूटने के लिए उसने दिमित्री से पैसे मांगे, लेकिन दिमित्री के सारे पैसे नैन्सी की दवाइयाँ में ही लग गए थे। फिर सैमुअल ने पैसे कमाने का दूसरा तरीका सोचा, जिसमें उसने डायरी में से नंबर लेकर एक क्लाइंट को कॉल लगाया और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया और अमाया के साथ हम बिस्तर होने के लिए उससे पैसे लिए। अमाया कच्ची उम्र की थी, तो उस क्लाइंट ने उसे बस अपना लॉलीपॉप टेस्ट करवाया और वो आगे बढ़ने ही वाला था, तभी सैमुअल आ गया और उसने उस क्लाइंट को मार पीट के वहाँ से भगा दिया। ये देखकर दिमित्री इतना तो समझ गया था कि सैमुअल भी अमाया की थोड़ी बहुत फिक्र तो करता है, इसीलिए उसने सैमुअल को बोला कि ये काम वो और उसकी बहन उसके लिए करेंगे, जिसके लिए उसे नैन्सी को यहाँ बुलाना होगा। तो सैमुअल ने अपने बंदों के साथ नैन्सी के पास मैसेज पहुँचाया और नैन्सी तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। इधर दिमित्री ने अमाया को समझाया कि उसकी बहन जल्द ही यहाँ आएगी और वो सब यहाँ से बाहर होंगे, लेकिन नैन्सी के आते ही सैमुअल ने उसे अमाया के सेल में बंद कर दिया। अब नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। तो सैमुअल ने उसे साफ साफ समझा दिया कि उसे अमाया को उसके साथ घपाघप करने के लिए तैयार करना पड़ेगा, जिसके बाद वो उसे और उसके भाई को छोड़ देगा। तो ना चाहते हुए भी नैन्सी ने अमाया को नहलाया और उसे अच्छे से रेडी किया। सब कुछ होने के बाद सैमुअल अमाया को अपने साथ बेड पर ले गया और अमाया के बार बार मना करने के बाद भी सैमुअल ने उसके साथ जबरदस्ती की। पहले तो बस सैमुअल अमाया के साथ प्यार से पेश आ रहा था, फिर अचानक से वो अग्रेसिव हो गया और उसने अमाया के दोनों गुफा में अपनी जेसीबी दौड़ा दी, जिस वजह से अमाया की चीखें पुलिस स्टेशन के बाहर तक गूंज रही थी। वहीं अमाया की चीखें सुनकर नैन्सी और दिमित्री भी कांप उठे थे। खुदाई खत्म करने के बाद सैमुअल ने अमाया को वापस उसी सेल में छोड़ दिया था। तो नैन्सी ने अमाया को कुछ पेन किलर्स दिए और रात होते ही सैमुअल राउंड 2 के लिए आ गया था, लेकिन इस बार नैन्सी ने उसे रोककर समझाया कि अभी उसे थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि अमाया ने पहली बार खुदाई की थी। अभी के लिए अमाया के बदले वो उसे जन्नत की सैर के लिए ले जाएगी। फिर क्या था, अमाया के सामने ही सैमुअल ने नैन्सी को अपने घोड़े पर बिठा लिया था और जैसे नैन्सी उसके घोड़े की सवारी कर रही थी, वैसे ही अमाया को सीखना था। लेकिन इसी बीच जब सैमुअल का निकलने वाला था, तभी नैन्सी ने उस तरह से सैमुअल का गला काट दिया और जल्दी से उसने चाबियां ली और दिमित्री को आजाद कर दिया। इतनी देर में अमाया ने पुलिस रॉड को उठाया और गुस्से में उसने वो रॉड को सैमुअल के पिछवाड़े में डाल दिया। फिर जो अमाया को सुकून मिला है वो उसके चेहरे पर हम साफ तौर पर देख पा रहे थे। वही मौके पर सैमुअल की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी घर गए और सारा सामान पैक करके उन्होंने मीशा को साथ लेकर वहाँ से निकल गए। इतनी ही देर में जोशुआ भी अपनी कार लेकर वहाँ आ गया था, क्योंकि वो भी इनके साथ इस गाँव को छोड़ अपनी लाइफ को एंजॉय करने जाना चाहता है।